तो आज हम एक तरह की साइंटिफिक जासूसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी खोज जिसने जीवन के सबसे बड़े राज, उसके अपने ब्लूप्रिंट को उजागर किया। ये कहानी है आनुवांशिकता के मॉलिक्यूलर बेसिस को समझने की। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। दशकों तक साइंटिस्ट के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर वो क्या चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। मतलब माता पिता से बच्चों में ऐसा क्या ट्रांसफर होता है जो उन्हें एक जैसा बनाता है। वो कौन सा जादुई मॉलिक्यूल था जिसमें जिंदगी के सारे सीक्रेट्स बंद थे। और हमारी कहानी का पहला पड़ाव इसी बड़े रहस्य को सुलझाने की कोशिश से शुरू होता है। एक ऐसी खोज जिसने बायोलॉजी की दुनिया में समझिए क्रांति ही ला दी। देखिए, मेंडल के समय से ही साइंटिस्ट को ये तो पता था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। पर ये फैक्टर्स असल में हैं क्या, मतलब फिजिकली वो किस चीज से बने हैं, ये कोई नहीं जानता था। और ये एक ऐसा राज था जिसे सुलझाने में करीब करीब 100 साल लग गए। और फिर 20वीं सदी के बीच में एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी मिली जिसने सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल के रख दिया। साइंटिस्ट ने न सिर्फ उस मिस्ट्री मॉलिक्यूल को पहचान लिया, बल्कि उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर खोज निकाला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो पता चला कि इसका जवाब कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं, बल्कि एक असली फिजिकल मॉलिक्यूल था। एक लंबा कॉम्प्लेक्स पॉलीमर जिसे हम सब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या आसान भाषा में कहें तो डीएनए के नाम से जानते हैं। और ये रहा वो क्रांतिकारी स्ट्रक्चर। साल 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दुनिया के सामने ये मशहूर डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया। और सबसे कमाल की बात जानते क्या है? सिर्फ इसकी शेप ने, इसकी बनावट ने ही बायोलॉजी के बड़े बड़े राज खोल दिए। उन सारे सवालों के जवाब मिल गए जो साइंटिस्ट सालों से पूछ रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रक्चर इतना खास क्यों है? अच्छा, इसे एक घुमावदार सीढ़ी की तरह इमेजिन कीजिए। इस सीढ़ी के जो 2 साइड वाले खंभे हैं वो शुगर और फॉस्फेट से बने हैं, और बीच के जो डंडे हैं उन्हें हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और एक और मजेदार बात, सीढ़ी की दोनों पटरियां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में एंटी पैरेलल कहा जाता है। और यहीं पर आता है सबसे मजेदार नियम, बेस पेयरिंग का रूल। आप ऐसा सोचिए कि ए और टी पक्के दोस्त हैं और जी और सी भी पक्के दोस्त हैं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही जोड़ी बनाते हैं। दोस्ती का ये सिंपल सा रूल ही डीएनए को इतना स्टेबल बनाता है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही वो राज है जिसकी वजह से डीएनए अपनी कॉपी बना पाता है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर का राज तो खुल गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी हवा में था। क्या सच में डीएनए ही जिंदगी का ब्लूप्रिंट है या फिर कोई और मॉलिक्यूल है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चलिए देखते हैं कि इस पहेली को कैसे सुलझाया गया। देखिए, उस जमाने में बहुत से साइंटिस्ट का मानना था कि प्रोटीन्स, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए ज्यादा बेहतर कैंडिडेट हैं। तो सवाल सीधा था, असली ब्लूप्रिंट कौन है, डीएनए या प्रोटीन? और इस बात पर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। तो इस बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने एक बहुत ही क्लेवर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक वायरस लिया जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। फिर उन्होंने वायरस के डीएनए पर एक तरह का रेडियोएक्टिव टैग लगा दिया और उसके प्रोटीन कोड पर एक दूसरे तरह का टैग। और फिर उन्होंने बस ये देखा कि जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अंदर जाता क्या है, टैग वाला डीएनए या टैग वाला प्रोटीन? और नतीजा बिल्कुल साफ था। रेडियो एक्टिविटी जो फॉस्फोरस वाले डीएनए पर लगाई गई थी वो बैक्टीरिया के अंदर मिली, और जो सल्फर वाली रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन पर लगाई थी वो बाहर ही रह गई। इसका मतलब डीएनए ही अंदर गया था, प्रोटीन नहीं। ये एक ऐसा सबूत था जिसे कोई नकार नहीं सकता था। इस एक एक्सपेरिमेंट ने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि डीएनए, न कि प्रोटीन, ही जिंदगी का असली मास्टर ब्लूप्रिंट है। केस क्लोज्ड। ठीक है, तो ये तो साबित हो गया कि डीएनए ही बॉस है, लेकिन अब अगला सवाल खड़ा होता है, ये ब्लूप्रिंट अपनी कॉपी कैसे बनाता है? आखिर जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो हर नए सेल को इस ब्लूप्रिंट की एक पूरी कॉपी चाहिए होती है। तो ये होता कैसे है? और कमाल की बात यह है कि जवाब एक बार फिर डीएनए के स्ट्रक्चर में ही छिपा हुआ था। ये जो डबल हेलिक्स है, इसकी दोनों लड़ियां अलग हो सकती हैं, और हर एक लड़ी एक नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए एक टेम्पलेट
या कहिए एक सांचे की तरह काम कर सकती है। इस कमाल की प्रोसेस को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसका मतलब है आधा बचाया हुआ। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जिप का उदाहरण। सोचिए आप एक जिप को खोलते हैं तो आपके पास 2 अलग-अलग हिस्से हो जाते हैं। अब हर हिस्से पे एक नया साथी हिस्सा बन जाता है, तो आखिर में आपके पास 2 पूरी जिप हो जाती हैं और हर जिप में एक हिस्सा पुराना होता है और एक बिल्कुल नया। हमारा डीएनए बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी तैयार करता है। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। ये जो डीएनए का कोड है ये एक्शन में कैसे बदलता है? मतलब ब्लूप्रिंट का होना तो ठीक है, पर उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके कुछ बनाया कैसे जाता है? इसका जवाब बायोलॉजी के एक गोल्डन रूल में छिपा है, जिसे सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब इस प्रोसेस में डीएनए का एक कजिन आरएनए एक हीरो की तरह सामने आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीएनए और आरएनए काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें कुछ छोटे छोटे फर्क हैं, जैसे शुगर का टाइप, एक बेस का अंतर, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। यही छोटे छोटे फर्क उन्हें अलग अलग काम करने में मदद करते हैं। तो आरएनए का काम क्या है? ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है। ये सेल के न्यूक्लियस में जो हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए रखा है, उससे इंस्ट्रक्शंस की एक कॉपी बनाता है और फिर उस कॉपी को सेल की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री यानी राइबोसोम तक ले जाता है। राइबोसोम उस कॉपी को पढ़कर प्रोटीन तैयार करते हैं। अपनी डिस्कवरी के बारे में लिखते हुए वॉटसन और क्रिक ने 1953 के अपने मशहूर पेपर में ये बहुत ही विनम्र सी बात लिखी थी। उन्होंने कहा, ये हमारी नज़र से नहीं बचा है कि हमने जो खास पेयरिंग बताई है वो अपने आप में ही जेनेटिक मटेरियल के लिए एक कॉपी बनाने के मैकेनिज्म का सुझाव देती है। वो फौरन समझ गए थे कि उनके स्ट्रक्चर ने सिर्फ ये नहीं बताया कि इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है, बल्कि ये भी बता दिया कि वो कॉपी कैसे होती है। तो जरा सोचिए, सिर्फ 4 अक्षरों ए, टी, सी और जी की एक सिंपल सी भाषा से बना ये एक मॉलिक्यूल इस धरती पर मौजूद हर एक जीव की कहानी लिखता है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशालकाय व्हेल तक, सबकी। हम इस भाषा को पढ़ना तो सीख गए हैं, लेकिन ये सोचना कितना रोमांचक है कि जिंदगी की इस किताब में अभी भी न जाने कितने अनसुने किस्से और गहरे राज छिपे हैं जिन्हें खोलना अभी बाकी है।